अस्सलामुअलैकुम, जागो लाहौर में खुशामदीद। मैं हूँ रफनास। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यकीनन आप सभी बिल्कुल खैरियत और आफियत के साथ एक अच्छी सुबह का आगाज़ कर रहे होंगे। नाज़रीन, वक्त की अहमियत की अगर बात कर ली जाए तो वक्त की अहमियत और उसकी कदर को जाने और इसके लिए एक कहावत भी बहुत मशहूर है कि वक्त की कदर करो, क्योंकि वक्त गुज़रा जो है वो कभी वापस लौटता ही नहीं है। हम में से अक्सर लोग वक्त की अहमियत को समझते ही नहीं है, या हमें इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं। यही वजह है कि हम बेशतर औक़ात अपना वक्त ज़ाया करते रहते हैं। ताहम दुनिया में ऐसे अफराद की भी कमी नहीं जो दिन भर के 24 घंटों को 30 घंटे समझकर अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, तमाम कारोबारी, दफ्तरी, घरेलू और दीगर कामों को ना सिर्फ एहसन तरीके से मुकम्मल कर लेते हैं, बल्कि इन कामों को अंजाम देने में उन्हें कोई परेशानी भी पेश नहीं आती। दरअसल ये सब कमाल जो है वो टाइम मैनेजमेंट का है, जो कि हम कर ही नहीं पाते हैं। जिन लोगों को ये हुनर आ जाता है ना, उन्हें वक्त की कमी की कभी शिकायत ही नहीं होती। अब टाइम मैनेजमेंट है क्या, तो अगर बात कर लें हम टाइम मैनेजमेंट की, तो दरअसल जो वक्त है हमें कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि हम ना तो वक्त को रोक सकते हैं और ना ही गुज़रे वक्त को वापस ला सकते हैं। तो लिहाजा टाइम मैनेजमेंट के ज़रिए हम अपने आप को ऐसे मुनज़्ज़म ज़रूर कर सकते हैं कि जिससे जो है वो हम अपने मौजूदा वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकें। टाइम मैनेजमेंट के कुछ इंतहाई सादा से भी असूल हैं, जिन्हें अगर हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो हम अपने वक्त का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। जबकि अगर बात कर ली जाए कि दिन में 24 घंटे होते हैं, और कुछ लोगों का ये भी शिकवा होता है कि काश दिन में 24 के बजाय वो 36 घंटे होने चाहिए ताकि हम अपना काम मुकम्मल कर सकें। लेकिन 24 घंटे में ही किस तरह मैनेज करना है, हमें यहाँ पर जो है वो हम खुद सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। तो अक्लमंदी से जो है वो अपना टाइम खर्च करना चाहिए। बेहतर तो यही कि हम अपने अगले दिन की प्लानिंग भी जो है वो पहले ही कर लें, यानी कि रात सोने से पहले, या फिर सारा दिन अगर काम करके आप जल्दी फ्री हो गए हैं तो अगले दिन का जो स्केड्यूल बना लिया जाए कि अगले दिन हमने ये काम करने हैं। तो ये था आज का जो है वो मैसेज जो नाज़रीन को हमने शेयर किए। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कि सेहतमंद ज़िंदगी की पहचान है तो तवानाई और चुस्ती, लेकिन जब यही तवानाई ख़त्म होने लगे और हर वक्त थकन, कमज़ोरी महसूस हो तो ज़िंदगी का मज़ा ही फीका सा पड़ जाता है। कुछ लोग तो सुबह जागते ही सुस्त और नडाल नज़र आते हैं, और कुछ ज़रा सा काम करें तो थकन उन पर ऐसे गालिब आ जाती है। आखिर ये मुसलसल कमज़ोरी, थकन क्यों होती है? कि ये हमारी खुराक का ही नतीजा है, या खून की कमी का असर है, या फिर हम ये कह लें कि सारा दिन स्ट्रेस की वजह से, यानी ज़हनी दबाव और तर्ज़ ज़िंदगी जो है इसकी असल वजह है। तो आज हम हिकमत की रोशनी में जानेंगे कुदरती इलाज, ग़िज़ाई एहतियात और जो जड़ी बूटियाँ हैं उनसे किस तरह से इस थकन और कमज़ोरी पर काबू पाया जा सकता है, और जो ज़िंदगी में तंदुरुस्ती और तवानाई कैसे फिर से वापस लाई जा सकती है। तो इस पर बात करने के लिए हाफिज़ इसहाक सुल्तान हकीम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनकी तरफ चलते हैं। सर, वेलकम कहते हैं आपको जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। चूँकि बात कर रहे हैं कि सारा दिन काम करना है और काम अभी थोड़ा सा काम ही किया है तो थकन महसूस होने लग जाती है, तो इसको हम क्या समझें कि या ज़हनी दबाव की वजह से होता है, या फिर हम यूँ कह लें कि जिस्मानी थकावट रहती है? कोई रीज़न होगा थोड़ी इसका? सी हाँ, ये काम करने से थकावट हो जाना तो एक ठीक है। नॉर्मल सी बात है, और कभी कभार थकावट हो भी जाती है। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मसला तब बनता है जब आप कोई काम भी नहीं करते और आप फिर मुसलसल थकावट के शिकार रहते हैं। काम करने को आपका दिल नहीं चाहता, अजीब से आपकी हालत होती है। कोई काम तो कहते हैं ये छोड़ ही दो, तो मुझसे होता नहीं है। तो उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, जिनमें सबसे पहली वजह जो है और जिस वक्त जो हमारे यहाँ नज़र आ रही है वो है नींद की कमी। हम लोगों ने क्या किया है कि दिन को रात बना लिया और रात को दिन बना लिया। जब हम फितरत के बिल्कुल ख़िलाफ़ चलते हैं तो उसके फिर सज़ा तो हमें मिलती ही है। जो लोग अपनी नींद को पूरा नहीं कर पाते, नॉर्मली तो नींद होती है 7 से 8 घंटे, अगर वो नींद ही 4 घंटे लेंगे तो उनको थकावट रहेगी। वो सुबह उठने का दिल नहीं करेगा, सुबह उठेंगे फ्रेश नहीं होंगे, वो थके थके से महसूस होंगे। फिर उसके बाद दौर हाज़िर के अंदर किसी को कोई टेंशन है, किसी को कोई डिप्रेशन है, ये परेशानियाँ, ज़हनी परेशानियाँ, यानी जिस्मानी नहीं है, ज़हनी परेशानियाँ, और उसकी वजह से इंसान बीमार होता चला जाता है। सेकेंडली बहुत सी इसकी वजह एक होती है कि हम अक्सर मेरे क्लिनिक पे पेशेंट आते हैं, पूरे ओबीज़ होते हैं, मोटे होते हैं, चला नहीं जा रहा होता,
तो जब मैं उनके इन्वेस्टिगेशन करता हूँ तो उनमें बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट होते हैं। अच्छा। ये जो ग्लैंड होता है हमारे यहाँ पर बेसिकली उस ग्लैंड जो है वो अंडर फंक्शन चला जाता है और वो अपना हार्मोन नहीं एक्सक्रीट कर रहा होता, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म जो है इतना स्लो हो जाता है कि मरीज़ को पूरी एनर्जी ही नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से वो कमज़ोर होते चले जाते हैं। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि बार बार जो थकन महसूस हो रही होती है या फिर हम कमज़ोरी महसूस करते हैं, वो भी किसी बीमारी की अलामत है? यकीनन बहुत सी ऐसी बीमारी के नाम इसको मामूली नहीं लेना चाहिए, ये किसी बड़ी बीमारी का भी इसकी वजह हो सकती है। जैसे ख़वातीन मेरे पास अक्सर पेशेंट आते हैं, वो पेल उनका कलर होता है, कहते हैं अच्छा। हम थके रहते हैं, मेरा सांस नहीं सही आता, हम थोड़ा सा काम करते हैं तो हमारे दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा हो जाती है, हम सोते हैं तो कभी हमारे हाथ सो रहे हैं, कभी हमारे टांगों में सोए, कभी हमारे पट्टों में खिंचाव हो रहा है। जब हम डायग्नोज करते हैं तो वो अनीमिक होते हैं, खून की कमी के पेशेंट होते हैं। खून की कमी के पेशेंट जब तक आप उसकी रूट काज को नहीं ठीक करेंगे, जस्ट इस एक अलामत को ये मुसलसल कमज़ोरी रह रही है, मुझसे काम करने को दिल नहीं करा, मैं ऐसे थके हुए हूँ, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। हमारे हर्ब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिस्टम के अंदर टू द पॉइंट इसका इलाज मौजूद है और फिर उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। हम नेचर की तरफ लोगों को बुलाते हैं और माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत ही कमाल का है कि लोगों को नेचर की तरफ बुला रहे हैं और इससे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। ठीक है जी। कमज़ोरी और मुसलसल थकन, अभी हम जैसे कि बात कर रही थी कि कोई काम भी इतना नहीं होता। एक और भी वजह हो सकती है इसकी कि जो लोग मोटापे का शिकार हैं वो अगर मामूली सा काम करते हैं वो भी बहुत जल्दी थकावट महसूस करने लग जाते हैं, तो वो भी क्या नींद की कमी की वजह से ही होता है, या फिर हम यूँ कह लें कि वो मोटापे का शिकार होते हैं, ज़्यादा चल नहीं सकते हैं, या फिर वो उस तरह दूसरी एक्टिविटीज़ में जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं? अब एक तो बड़ी वजह, जब अक्सर लोग जो शिकायत करते हैं कमज़ोरी, यंग चैप तो खैर इतना नहीं होते, जिन्हें ये लोग जो आफ्टर 50 हमारे पास आते हैं तो उस एज के साथ कुछ बीमारियां भी उनको लाक हो जाती हैं। जैसे उनको जोड़ों का दर्द हो जाता है, उनका यूरिक एसिड बहुत बड़ा होता है, इनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बड़ा होता है और उनका बीपी बहुत ज़्यादा शूट कर रहे थे, तो इसकी वजह से भी हर टाइम उनको लेथार्जिक है, कमज़ोरी है, थकावट है और कोई काम नहीं करते, वो चल नहीं पाते अपनी इन्हीं बीमारियों की वजह से। तो उसके साथ अगर उसको मैनेज कर दिया जाए तो वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, उन कमज़ोरी इंटायरली ख़त्म हो जाती है। हाँ, ये ज़रूर देखना है कि हमने उनसे जो काम है क्या वो अपनी एज के मुताबिक बिल्कुल अब वो कहें कि 50 साल का आदमी हो कहे जी मैंने 25 साल जितना काम करते हैं लड़के जैसा, तो ये पॉसिबल नहीं रहता। ऐसा ये कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है, नौशहरा से मोहम्मद खान अफरीदी नाम है उनका। अस्सलाम वालेकुम अफरीदी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह आपको खुश रखे, बस ये अच्छे प्रोग्राम करती रहे जी। और मैंने ये पूछना है कि एज फैक्टर, जिस तरह मैं 70 ईयर्स का हूँ, इसमें भी थकावट का मसला हो जाता है? ठीक है, अपना सवाल ज़रा दोबारा रिपीट कीजिएगा। मैंने कहा एज फैक्टर, जिस तरह मैं 70 का हूँ, मुझे थकावट होती है, ठीक है, तो ये भी उसमें होता है? ठीक है। वो कह रहे हैं जी जैसे अगर हम सिगरेट नोशी का इस्तेमाल करते हैं तो उस दौरान भी ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है थकावट की? या नहीं, देखिए जी एज के हिसाब से जो है ना, जो उस वक्त उसका हेल्थ का लेवल होता है वो तो मेंटेन रहना चाहिए। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ज़ाहिर है कि वीकनेस भी होती है और उसके लिए बहुत सारे मैनेजमेंट्स होते हैं हमारे तैब के अंदर। जैसे मैं भी आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा कि अगर आपकी एज ज़्यादा है और आप उसके बाद आप थकावट शिकार हो तो फिर आपको क्या सोल्यूशन लेना है, ऐसे कौन से घर के अंदर आपका घरेलू जब किचन में कौन सी चीज़ें आप यूज़ करें तो आपकी थकावट वगैरह जो बिल्कुल ठीक हो जाए। हमारे पास कुछ चीज़ें भी मौजूद हैं जो हकीम साहब ख़ास तौर पर लेकर आए हैं। जैसे कॉलर ने भी सवाल किया है कि अगर हम तंबाकू नोशी का इस्तेमाल करते हैं तो उस दौरान थकावट हो जाती है या हम जो है वो एक्टिव नहीं रहते हैं, तो हिकमत में इसका क्या क्या इलाज मुमकिन है? इसके असर तो ये है कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आ रही है जब तंबाकू नोशी करते हैं वो इफेक्ट क्या करते हैं, आपके लंग्स को इफेक्ट करती है। लंग्स के अंदर आपका निकोटीन डिपॉजिट होता चला जाता है, आपकी खून जो फेफड़ों की नालियाँ हैं मुतासर होती हैं और ऑक्सीजन प्रॉपर तौर पे आप इनहेल नहीं कर पा रहे होते। और ऑक्सीजन बहुत ही एक अहम एलिमेंट होता है जो आपके तमाम सेल्स तक पहुँचना ज़रूरी होता है। जब ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो जाता है तो फिर ऐसे मरीज़ों को कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है क्योंकि उनके सेल्स जब एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते। ठीक है, इसलिए सिगरेट नोशी से हमेशा बचना चाहिए। हिकमत में क्या क्या इलाज लेकर आए हैं आज आप? जी मैं आपको बताता हूँ जी प्लीज़। ठीक है जी, आपने नाज़रीन से कुछ हम आज शेयर करने जा रहे हैं कि अगर नींद पूरी नहीं है, थकावट है या सारा दिन आप काम करके जो है वो
थक गए हैं, काम इतना नहीं किया जितनी थकावट महसूस होने लगी है, तो हकीम साहब की तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं कि हिकमत में इनके जो है वो क्या क्या इलाज मुमकिन है। सबसे पहले तो मैं ख़वातीन के लिए आपको एक नुस्खा बताना चाहूँगा कि हमारे माशरे में सबसे बड़ा अलमिया ये है, ख़वातीन अपने पूरे कुंबे का तो ख्याल रखती हैं, लेकिन जब उनके अपने खाने की बारी आती है तो उसकी बिल्कुल लापरवाही कर जाती हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा ही अनीमिक रहती है। मैंने अगर 100 पेशेंट देखे, मैंने देखा इसमें से 95 पेशेंट लेट जाती थी जो अनीमिक थी, जो खून की कमी के मरीज़ा थी। तो हम आपको ऐसी चीज़ें बताएंगे कि घर के अंदर भी उनके किचन के अंदर चीज़ें मौजूद हैं, अगर वो नेचर तरीके से वो यूज़ कर लें तो उनका ये अनीमिक है, खून की कमी का मसला विद इन वीक्स ठीक हो सकता है। बिल्कुल, अभी आपने खवातीन की बात की और एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया, फैसलाबाद से फायजा नाम है उनका। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि मुझे भी एच की कम रहती है, ठीक है, 7 पे आ जाती है, तो ठीक है। फाइब्राइड का डॉक्टर ने बताया है, तो उसका इलाज बता दें। जी बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे मैंने पहले भी यहाँ बताया भी है कि बहुत सारे हमारे पास पेशेंट आते हैं जो लिथार्जिक है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा चलते हैं उनको सांस फूलना शुरू हो जाता है, हर टाइम थक के थोड़ा सा घर में काम किया कहते हैं बस हमें लेट जाना चाहिए, मुझसे कोई काम नहीं होता। तो इसके लिए हमारे तिब के अंदर बहुत ही आसान इसका इलाज मौजूद है। आपने लेना क्या है कि आपने हल्दी, मलट्ठी, सौंफ, ये 3 चीज़ें बराबर वज़न में आप लेके इनको पाउडर कर लीजिए और चाय वाले आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कीजिए। और हर महीने आपने जो है वो थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाना है, तो आप खुद देखेंगे कि आपका थायराइड फंक्शन भी नॉर्मल होता जा रहा है और उसके साथ आपकी जितनी भी ये कंप्लेन आपकी हैं, कमज़ोरी है और सांस का फूलने है, दिल की धड़कन का बहुत ज़्यादा होना है, काम करने को दिल नहीं चाहता और आपका मोटापा खास तौर पर वो बिल्कुल ऐसा मैनेज होता चला जाए और आप बिल्कुल ठीक हो जाए। बड़ी मामूली सी चीज़ें जो घर के उनका पाउडर बनाना है और वो इस्तेमाल करना है पानी के साथ, हाफ टी स्पून पानी के साथ ले लें, तो इससे इंशाल्लाह उनका ये जो हाइपोथायराइडिज्म होता है जिसमें थायरॉक्सिन जो है वो थायराइड हार्मोन नहीं प्रोड्यूस होगा, जो कि हमारे बहुत से मेटाबॉलिज्म फंक्शन के बहुत ज़रूरी होती हैं, जिसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, खासकर मोटापा उसी की वजह से आता है। तो ये जब मोटापा कंट्रोल में आ जाता है, आपका थायराइड फंक्शन नॉर्मल हो जाता है, तो बाकी जितनी अलामात हैं सारी की सारी ख़त्म हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो हकीम साहब, जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं या फिर हर वक्त एंजाइटी में मुब्तला होते हैं, मनफी जो है वो सोचें आ रही होती हैं, तो उसका भी हिकमत में कोई इलाज है? बहुत ही कमाल के इलाज है। हमारे यहाँ ऐसा इलाज है कि जिसमें आप तो बाकी जितने भी तरीके इलाज है जो मॉडर्न में आ रहे हैं, जब वो डिप्रेशन की या टेंशन या एंग्जाइटी के तो एडिक्ट हो जाते हैं उसके, अब वो नहीं खाते तो उनको नींद नहीं आती, बल्कि उनको अपनी टैबलेट को बढ़ाना पड़ता है। जबकि हमारे यहाँ ये नेचर जो है, नेचुरोपैथी है, ये हर्बल है, इसमें बहुत ही कमाल का एक नुस्खा है। और मैं एक ऐसा नुस्खा बता रहा हूँ आपको जो आप बना के घर में जार में एयर टाइट करके रखें, तो एक दफ़ा बना लें, आपका 1 माह तक वैसे ही चलेगा। आप घर के तमाम फैमिली मेम्बर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिप्रेशन की मुख्तलिफ किस्में आ जाती हैं। अब बच्चे घर में बात बात पर लड़ पड़ते हैं, आपको बार बार गुस्सा आ रहा होता है जी। असल वजह उनकी नींद की कमी होती है। जब उनकी नींद की कमी पूरी हो जाती है तो फिर ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी, टेंशन टोटली तौर पे क्लियर और वो फ्रेश होते हैं, फिर उनको थकावट नहीं होती। अगर वो 8 घंटे नींद ले लेते हैं। और इस मेडिसिन का क्या कमाल है कि बेहतरीन न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर मौजूद हैं जो आपके दिमाग, आसाब और न्यूरॉन्स को ताकत देते हैं। थकावट का और क्या क्या जो है वो नुस्खा आपके पास मौजूद है उसको दूर करने के लिए? और हम देखते हैं कि जो लोग डबल काम कर रहे होते हैं, वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, तो साथ में अपनी डाइट भी मैनेज नहीं कर रहे होते हैं, जिसका जो सारा इफेक्ट अगर बात कर ली जाए हमारे स्टमक पे होता है, हमारे दिन भर हम एक्टिव नहीं रह पाते हैं। तो फिर इसको दूर करने के लिए मज़ीद कौन कौन से नुस्खे हैं? एक तो बहुत ही कमाल का आपको फार्मुलेशन देता हूँ, ठीक है, आपके इस्तेमाल करें, आपसे रेगुलर इस्तेमाल करें तो आपको थकावट नाम की कोई चीज़ नहीं मिलेगी। आप पूरा दिन फ्रेश रहेंगे। इवन कि अगर आपकी एज 90 भी हो गई है तो आप बिल्कुल परफेक्टली अपना काम कर रहे हैं। 90 एज? यस एग्जैक्टली, बिल्कुल लाइक यंग चैप आप काम करेंगे। ठीक है। करना क्या है, आपने किशमिश लेनी है, जिसे आम जबान में लोग सौगी कहते हैं। आपने वो लेने हैं 20 दाने और 10 दाने आपने बादाम की गिरियाँ ले लेनी है। ठीक है। उसको आपने रात को पानी में भिगो देना है। सुबह के टाइम क्या करना है कि बादाम की छिलका उतार लेना है और किशमिश के आगे जो डंडी होती है उससे तोड़ें, थोड़ा थोड़ा आप उसे 2-2 करके मुंह में डालें और उसको जब दूध बन जाए तो उसको निगल लें। उसके बाद अगर आप ज़्यादा थकावट महसूस करते हैं तो 1 गिलास नीम गर्म दूध पी लीजिए। और अगर आपका थोड़ा सा वेट ज़्यादा है तो फिर ये करें कि नीम गर्म पानी लेना है आपने, ठीक है, उसमें तकरीबन आधा लेमन निचोड़ना है और 1 चम्मच खालिस शहद
शहद का खालिज शहद जो है वो शुगर वाले पेशेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको साइड इफेक्ट नहीं होता। शर्त यह है कि वो खालिज हो और ऊपर से एक गिलास वो पी ले। ये आप नाश्ता इतना एनर्जेटिक नाश्ता है, आगे पूरे दिन की जितनी भी आपको एनर्जी चाहिए आपको मिल जाती है। और मैं बड़ी क्लियर कर लूँ, अगर दुनिया के तमाम डॉक्टर हुक्मा मिल के भी कोई ऐसा टॉनिक बनाना चाहें जो बॉडी के लिए बहुत इफेक्टिव है, तो यकीन जानो शहद से बेहतर कोई टॉनिक नहीं बन सकता। बिल्कुल इट इज़ द बेस्ट रेमेडी। आप इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह से बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है, जिस्मानी ताकत बढ़ाने के लिए जो है वो हम अगर बात करें कि कौन कौन सी जो कुदरती ग़िज़ाएं इस्तेमाल की जा सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बताऊं, ग़िज़ा जब जिस्मानी ताकत के दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। आपकी ग़िज़ा भी अच्छी हो और आपका मैदा भी अच्छा हो। अगर आपका मैदा डाइजेस्ट ही नहीं कर रहा, आपको भूख ही नहीं लग रही, आप सोने का नवाले भी लेते चले जाए, आपको एनर्जी नहीं मिलने वाली। तो पहले तो करें आप अपने मैदे का इलाज। और उसके लिए क्या करना है, आपने ये 3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ। एक तो लेना है अजवाइन देसी है, आपने लिया 100 ग्राम। दूसरे नंबर पर आपने लेना है सौंफ, ये आपने लेना है 100 ग्राम। और तीसरे नंबर 50 ग्राम आपने काला नमक, ठीक है, ये भी 50 ग्राम। तीनों चीज़ों को अलग अलग पाउडर कर लीजिए। और चाय वाली आधी चम्मच, यानी थोड़ी मिकदार के अंदर 2 ग्राम के लगभग, सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद यूज़ कीजिए। इससे आपका स्टमक इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आपको भूख लगना शुरू हो जाती है। जो आप खाते हैं वो आपको डाइजेस्ट भी होना शुरू हो जाता है। अब जिन लोगों को भूख कम लगती है, ज़रा वो खाना भी कम खाएंगे। खाना कम खाएंगे तो उनका ब्लड के अंदर शुगर लेवल भी कम हो जाएगा। जब शुगर लेवल कम होगा तो सेल्स को जितनी हमारी बॉडी को चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा। तो वो क्या करें, वो कमज़ोर होते चले जाते। अब आपने कहा कि अब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लें कि हमें एनर्जी मिले, तो बेहतरीन चीज़ है वो आपका नट्स हैं। नट्स बेहतरीन चीज़ है, जिसमें 4 तरह के नट्स मैं आपको बताता हूँ। वो क्या है, एक तो आपने बादाम लेना है, दूसरा आपने काजू लेना है, तीसरा पिस्ता है और चौथा अखरोट है। 4 चीज़ें लेके आपने उसे रख लें किसी भी बर्तन के अंदर। सुबह आपने एक मुट्ठी पर जितनी उसमें आ सकें आप डेली वो उसको चबा के खा लें, या आप डेली यूज़ करें। ना तो इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ना इससे मोटापा बढ़ता है, ना इससे इतनी एनर्जी मिलती है, और आपके हैरान रह जाएंगे। जो लोग हम देख रहे होते हैं कि रूटीन में इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, एक मुट्ठी के बराबर पूरी। क्योंकि जब कोई हल्की फुल्की भूख लगती है तो हम नट्स खा लेते हैं, क्वांटिटी भी नहीं देखते इसकी क्वांटिटी कितनी आपके जितनी आपके है ना, आपने ऐसा रखा और इतनी आपकी मुट्ठी में आ गए, ठीक है। इतना डेली यूज़ करें, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। लेकिन जितनी एनर्जी इस डाइट में है आप किसी फूड सप्लीमेंट में नहीं देख सकते। नींबू के इस्तेमाल से जो है आप स्नैक्स के तौर पे भी इसको जो है वो खा सकते हैं। तो थकावट में सिर्फ जो है वो ये नहीं है कि वर्कलोड ज़्यादा है या फिर काम हम कर रहे हैं तो थक चुके हैं, बल्कि इसमें हमारे जो जोड़ हैं, हड्डियाँ हैं, उनका भी बहुत जो है वो अहम रोल होता है। तो जो लोग इसका शिकार हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हैं, पट्ठों का मसला है, तो उस हवाले से उनको मजबूत करने के लिए कौन सा नुस्खा जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है? उसके लिए सबसे बेहतरीन नुस्खा है जो आपके, मैं जैसे अक्सर, चूँकि हमारी बात तिब की है और तिब का 90% जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपके किचन में आपको अवेल हो जाती हैं। ठीक है। उसमें करना ये है कि आपने हल्दी लेनी, हर घर में मौजूद होती है। सेकेंड ये है सूंड हम लेते हैं। सूंड क्या है, अदरक खुश्क की होती है। और तीसरा हम लेते हैं दालचीनी। ये तीनों चीज़ें आपके किचन में मौजूद होती हैं। तीनों चीज़ें बराबर वजन में लेके इनको पाउडर करके रख ले, और चाय वाला आधा चम्मच सुबह शाम नीम गर्म पानी से खाना खाने के बाद लीजिए। तो आपके जोड़ों की तमाम अमराज, यानी आपके जोड़ों का दर्द हो, आपका यूरिक एसिड बहुत बढ़ा हुआ हो, इवन कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ हो, ट्राइग्लिसराइड आपके बढ़े हुए हों, आपका मोटापा बहुत ज़्यादा रहो, तो ये तमाम चीज़ों का अकेला ये फार्मूला एक जो है वह इलाज है। दालचीनी, सौंठ और हल्दी बराबर वजन में लेके आप पानी के साथ लें या दूध के साथ लें, जो से भी आप पसंद करें, तो जोड़ों के मसाइल आपके से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और एक लास्ट में मैं अपनी तरफ से आपकी टिप देना चाहूँगा कि हमारे बहुत से जो कमज़ोरी जो है, एक इसके ताल्लुक डिप्रेशन के साथ बहुत ज़्यादा है। हमारे ज़हनी तौर पे हम होते हैं, फिजिकली ठीक है, मगर मेंटली तौर पे हम जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो यंग चैप मेरे पास बहुत ज़्यादा आते हैं, जो मैरिड होते हैं, 10-10 साल हो गए उनकी शादी को, औलाद नहीं हो रही, अब परेशान बैठे हैं, टेंशन उनको वो है और काम होता कोई नहीं, थकावट है उनके लिए। अल्लाह ने उनके लिए कमाल की एक चीज़ दुनिया में बनाई है जी। इतनी नेचर, इतनी कमाल की कि मैंने जितने लोगों को किया सबको अल्लाह ताला ने साहिब औलाद किया है। उसमें क्या है, असगंध नागौरी, बड़ी मशहूर सी, अश्वगंधा भी इसको कहते हैं। आपने ये लेना है 50 ग्राम,
और 50 ग्राम इसके अंदर आपने लेना है, ये एक जड़ है, हम इसको कहते हैं बीख बधारा, बधारा की जड़। ये एग्जैक्ट शेप देख रहे, अक्सर मार्केट में जो लोग जाते हैं ना वो गिलों की जड़ दे देते हैं, वो काम भी नहीं करती। ये दो चीज़ें, एक बीख बधारा और दूसरा आपने लिया अश्वगंधा, और तीसरा आपने इसके बराबर अगर 100 ग्राम है तो 100 ग्राम आपने इसमें कूजा मिश्री डाल ली। इन तीनों चीज़ों का पाउडर करके रख लें और चाय वाला 1 चम्मच सुबह शाम खाली पेट लें। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी, ये जो है वो तमाम नुस्खा जाते हैं जो थकावट और कमज़ोरी जो है उसको ख़त्म कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, और जो दिन भर काम करके थक जाते हैं वो इन नुस्खा जात को अगर इस्तेमाल करें तो वो दिन भर एक्टिव भी रहेंगे, स्ट्रॉन्ग भी जो है वो नज़र आएंगे। तो किस तरह के जो नुस्खे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, घर में जो चीज़ें मौजूद हैं उनको आप कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हाफिज़ इसहाक सुल्तान हकीम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सब बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। अभी वक्त हुए ब्रेक का, हमारे साथ ही रहिएगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं, अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही जो है वो नहम जमात का जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस हुआ है, जिसमें हमने देखा है कि परसेंटेज की अगर बात कर ली जाए तो परसेंटेज इस बार जो है वो 44% रही है, लेकिन अगर पिछले साल की बात कर ली जाए तो पिछले साल 45% थी। यानी कि हम ये बात कह सकते हैं कि परसेंटेज बढ़ने के बजाय जो है वो मज़ीद कम हो गई है। तो इसके अलावा अगर बात करी जाए तो सूबाई वज़ीर तालीम ने नहम के जो ख़राब नताइज देने वाले स्कूल के ख़िलाफ़ भी एक्शन लेने का इंडिया जो है वो दे दी है। तो सूरत हाल है क्या, अभी जो है वो रिज़ल्ट्स पर भी हम बात करेंगे और इसके अलावा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ख़राब रिज़ल्ट्स आने पर ही क्या स्कूलों के ख़िलाफ़ एक्शन लेना ही काफ़ी है। तो बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ साथी परवेज़। साथी बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए। कैसे हैं आप? जी थैंक यू, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बात कर रहे हैं हम कि अभी कुछ दिन पहले ही नहम जमात के जो ख़राब नताइज देने वाले स्कूल की अगर मैं बात करूँ तो उसमें उस्ताद भी फहरिस्त जारी कर दी है और उनको तैयार करने का हुक्म दे दिया है। तो सारा एक्शन जो है वो हम देख रहे हैं कि स्कूल के ख़िलाफ़ लिया जा रहा है। देखिए स्कूल ये जो 9वीं जमात के नताइज जो हैं 2 दिन पहले इनका ऐलान किया गया है, और अब तनकीद हो रही थी कि इतने कम नताइज क्यों आए, और इसमें ना सिर्फ सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों के जो बच्चे हैं वो बड़ी तादाद में फ़ेल हुए हैं। तो अब सरकारी स्कूल के टीचर्स हैं तनख्वाहें लेते हैं, प्राइवेट का जो अपना एक निज़ाम है, तो सरकारी स्कूलों का भी एक बाज़पुर्स तो होनी चाहिए कि जो बच्चे इतनी तादाद में आते हैं, पढ़ते हैं, और महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से फ़ी बच्चे पर कुछ 4800 रुपया फ़ी बच्चे पर ख़र्च होता है। उसमें असातिज़ा की तनख्वाहें हैं, स्कूलों के अखराजात हैं, स्कूलों के बिल्स हैं, असातिज़ा को जो कोई इजाफ़ी मराहत मिलती हैं, स्कूलों को बेहतर करने के लिए और जो फ़ंड्स खर्च होते हैं, तो ये ओवरऑल मिला के 4400 रुपया एक बच्चे के ऊपर बनता है। तो सज़ा और जज़ा का अमल तो होना चाहिए, क्योंकि उससे ही इम्प्रूवमेंट आती है। जहाँ कोई अच्छे नताइज आ रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, जहाँ पर ख़राब नताइज आ रहे हैं वहाँ पर जो है सज़ा होनी चाहिए। तो अब ये वज़ीर तालीम की जानिब से ऐलान किया गया है कि तमाम जो सरकारी स्कूलों के बच्चे और उनके नताइज का डिटेल एनालिसिस किया जाएगा, और फिर उसके बाद उन स्कूलों की निशानदेही की जाएगी, उन असातिज़ा की निशानदेही की जाएगी, और उन स्कूल सरबराहान की निशानदेही की जाएगी जहाँ पर ये नताइज कम आए हैं। तो लाहौर जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और लाहौर बोर्ड ने ये नताइज जारी कर दिए हैं। जो पहले एक ये बेंचमार्क या थ्रेशोल्ड रखा जाता था, अगर ये 45 या 44% के करीब रिज़ल्ट हैं तो इसको बेंचमार्क बनाकर जो है स्कूलों की कारकर्दगी को जायज़ा लिया जाता था। लेकिन अब वज़ीर तालीम का कहना है कि ये डिटेल एनालिसिस होगा, जहाँ पर ज़्यादा बच्चे फ़ेल हैं वहाँ पर सज़ा भी उस तरीके से होगी, और पहली दफ़ा ये कहा जा रहा है कि स्कूलों के जो असातिज़ा हैं उनको नौकरियों से निकाला जाए। बिल्कुल एग्जैक्टली मैं यही पूछना चाह रही थी कि उनको नौकरियों से फारिग करने का फैसला जो है, क्या ये सही फैसला है? इससे रिजल्ट्स बेहतर हो सकते हैं? देखिए इसमें सज़ा और जज़ा का अमल तो जारी रहेगा। इस वक्त जो मौजूद है निज़ाम वो पीड एक्ट का मौजूद है, कारकर्दगी जो है वो देखने के लिए, और अगर
जो बेंचमार्क किसी भी डिपार्टमेंट की जानिब से तय कर रखे हैं, अगर वो बेंचमार्क पूरे नहीं किए जा रहे तो फिर बार सपोज और कारकर्दगी का जायज़ा तो लेना चाहिए। तो नौकरियों से निकालने वाला हमने देखा है कि माजी में भी नौकरियों को से निकाला किसी को नहीं गया, को बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लंडर ना हो, अदरवाइज किसी भी एक भी टीचर को नौकरी से नहीं निकाला गया। तो अब भी वज़ीर तालीम की जानिब से ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन इस पर अमल दरामद कितना होता है ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। उन्होंने कह तो दिया है कि पहली दफ़ा हम असातिज़ा को नौकरियों से भी निकालेंगे। अब असातिज़ा की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जिन स्कूलों में रिज़ल्ट ख़राब आए हैं वहाँ पर असातिज़ा की ड्यूटी जो है वो डेंगू में लगा दी गई, डेंगू में लगा दी गई, फिर पोलियो में लगा दी गई, डाटा इकट्ठा करने में लगा दी गई, तो पढ़ाने का तो उनको वक्त नहीं मिला। अच्छा, फिर साथ ये भी कहा जा रहा है कि जहाँ पर जिन स्कूलों में असातिज़ा की 10 की ज़रूरत थी वहाँ पर 3 असातिज़ा मौजूद हैं। तो किस तरीके से नताइज अप टू द मार्क हों, ये जो बेंच मार्क रखे गए हैं उस तरीके से हासिल किए जाएँ। तो असातिज़ा की जानिब से ये आर्गूमेंट पेश किया जा रहा है, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि मुसलसल कई सालों से जो स्कूल ख़राब नताइज दे रहे हैं उनके हवाले से कोई प्लान तो बनाना पड़ेगा। अच्छा, अब ये भी इसके ऊपर बात हो रही है कि इसी की बुनियाद बनाकर इन स्कूलों को आउटसोर्स भी किया जा सकता है, क्योंकि महकमा स्कूल एजुकेशन कहेगा कि इतने अरसे से इन स्कूलों के ऊपर फंड्स खर्च हो रहे हैं, इनकी कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए वार्निंग्स दी जा रही हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। तो अब बेहतर यही है कि इन स्कूलों को आउटसोर्स कर दिया जाए, जैसे कि पहले प्राइमरी स्कूलों को 10,500 स्कूलों को आउटसोर्स किया गया है और उनके नताइज महकमा स्कूल एजुकेशन का कहना है कि बहुत अच्छे आए हैं। वहाँ पर असातिज़ा की तादाद भी बढ़ गई है, इनरोलमेंट भी बढ़ गई है। आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है पर? आपने तो प्रॉपर इस पर काम भी करते रहते हैं, तो नताइज ऐसे बड़े भी हैं कि नहीं, या फिर वो कागजी नताइज तक की महदूद है? जो स्कूल आउटसोर्स हुए हैं, जो प्राइवेट शोबे की जानिब से हासिल किए गए, वहाँ पर कारकर्दगी तो बेहतर हुई है। ठीक है, वहाँ पर कमरों की तादाद में भी इजाफा हुआ है, वहाँ पर बच्चे भी बढ़ गए हैं, वहाँ पर उसके असातिज़ा की तादाद भी बढ़ गई है और नताइज जो है बेहतर आना शुरू हो गए हैं। तो अब जो महकमा स्कूल एजुकेशन का एक जो नैरेटिव बिल्डिंग थी, जो एक बयाना सामने आ रही है, बयानिया कि ये जो सरकारी स्कूल है ये उस तरीके से कारकर्दगी, तमाम नहीं अक्सरियत जो है वो ये कारकर्दगी नहीं दिखा रही जो जिस तरीके से फंड्स खर्च किए जा रहे हैं। तो बेहतर यही है कि आस्ता आस्ता स्कूलों को मरहलावार आउटसोर्स कर दिया जाए, निजी शोबा जो है वो बेहतर तरीके से चला सकता है। तो अब यही सूरत हाल आगे भी माजी में भी मुस्तकबिल में नजर आती है। हुकूमती सतह पर हम देख रहे हैं कि तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं और नए नए जो हैं वो स्किल्स लेकर आते हैं, नए नए प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल आगे जो एक और हमारे पास स्टोरी काफ़ी दिन से हम देख रहे हैं गर्दिश कर रही है कि महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब जो है वो गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर से मुतालिक एक जदीद निज़ाम मुतारिफ करवाने जा रहे हैं। तो क्या गाड़ियों की ट्रांसफ़र के वक्त जो इजाफी फ़ीस लाजमी तौर पर जो ली जाती है उसके लिए जदीद निज़ाम कितना करामत साबित होगा? देखिए, हर जो गाड़ी होती है वो उसका नंबर, उसकी शनाख्त होती है, ठीक है, उसके ज़रिए से गाड़ी की पहचान होती थी। लेकिन हम ये देखते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ थी। तो अब महकमा एक्साइज की जानिब से, पंजाब की जानिब से फैसला किया गया है कि जो नंबर जारी होगा वो गाड़ी के अगेंस्ट नहीं बल्कि जो एक शख्स है शहरी के शनाख्ती कार्ड के अगेंस्ट जारी होगा। अब वो शहरी भी उस नंबर की वजह से उसकी पहचान अपनी मर्जी का नंबर ले सकेंगे। तो ये इस हवाले से तमाम जो कोडल फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो कानूनी कार्रवाइयाँ हैं, रूल्स हैं, वो मुकम्मल हो चुके हैं और 1 सितंबर से इस निज़ाम को जो है वो नाफिज कर दिया जाएगा कि अब इस वक्त 1 सितंबर से तो इस वक्त पंजाब में 3 करोड़ के करीब गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें जो हैं उनको अब जो इस वक्त जिसके नाम पर है वो नंबर उसके नाम पर, शहरी के नाम पर ही हो गया है। पहले ये होता था कि वो गाड़ी नंबर प्लेट के अगर फ़रोख्त करता है तो वो साथ ही चली जाती थी, अगले ख़रीदार के पास होती थी। लेकिन अब ये होगा कि जो भी गाड़ी ख़रीदेगा वो नंबर अगर नया अलॉट करवाता है तो वो उसी का रहेगा। अगर वो गाड़ी बेचता है तो वो नंबर अपने पास ही रखेगा और नई गाड़ी के साथ वही नंबर अपना रखेगा। और ये महकमा एक्साइज की जानिब से ये कहना है कि ये कानून के इतलाक़ और जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, कानून को बेहतर नफाज के लिए ये निज़ाम जो है लाया गया। अब हमने देखा है बहुत सारी ऐसे मिसालें मिलती हैं कि फ़र्ज़ करें कि एक शख्स ने गाड़ी बेच दी है, ठीक है, और दूसरा जो ख़रीदार है उसने वो गाड़ी अपने नाम पर नहीं करवाई। तो जो पहला जो बायर था
जो वो गाड़ी उसी के नाम ही रहेगी, उसी के नाम पर ठीक रहेगी है। और वो बेशक गाड़ी किसी ने उसको खरीद ली है, लेकिन हाँ। अब वो उसकी गाड़ी पे जो वायलेशंस हो रही हैं, जो चालान हो रहे हैं, वो पहले से जो बायर है उसके नाम पर ही उसके नाम पे आ रही है, उसके ठीक नाम है। पर ही आई जा रही हैं और जो दूसरा जिसने खरीदी है वो परेशान है। अभी ऑफिस में ही एक जो कैमरामैन है वो भी इस हवाले से आता था कि मैंने गाड़ियां फरोख्त की हैं और लेकिन अच्छा। जो सेकंड बायर है वो अपने नाम पर नहीं करवा रहा, तो जो चालान है वो मेरे नाम पर आ तो रहे वो, हैं। मैं हाँ। अब ये उन्होंने किया है कि अगर जो सेकंड बायर है वो गाड़ी अपने नाम पर नहीं करवाता तो महकमा एक्साइज को 10:35 पर शिकायत दर्ज करवाई जाए, 10:35 पर। 10:35 पे तो उस ठीक है। गाड़ी को सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ये अब जो है इस अमल को बेहतर करने ये के भी लिए इसी निज़ाम का हिस्सा होगा, ये भी जदीद इस निज़ाम सिस्टम का, होगा। तो ठीक ये है। 1 सितंबर से इस नए निज़ाम को नाफिज कर दिया जाएगा। ठीक सूबे है। की 3 करोड़ जो गाड़ियां हैं जिनमें गाड़ियों के साथ साथ मोटरसाइकिलें हैं या दीगर सरकारी नंबर जो भी अलॉट होते हैं, वो तमाम के तमाम अब जो शनाख्ती कार्ड के अगेंस्ट ही नंबर होंगे और जब पहला ख़रीदार अगर गाड़ी को बेचता है तो वो नंबर अपने पास रखेगा। साथ साथ अब ये भी महकमा एक्साइज की जानिब से ऑप्शन दिया गया है कि आप अपनी मर्ज़ी का नंबर ले सकते हैं, नंबर अपने अपनी नाम मर्ज़ी का, से जो ठीक है है। वो नंबर ले सकते हैं, अपने नाम के अगेंस्ट, कंपनी के अगेंस्ट, अपनी ज़ात के नाम के हवाले से, या कोई आपको फेवरेट नंबर लगता है तो वो ख़रीद सकते हैं। ठीक लेकिन है। उसकी एक फ़ीस होगी, वो फ़ीस अदा करने के बाद ही जो है ये क्या वो सब कुछ फीस होगा। जो है वो शहरियों की पहुंच में आ जाएगी आसानी से? देखें इसमें हमने देखा है बहुत सारे शौकीन अफराद भी होते हैं, वो लाखों रुपए भी खर्च करते हैं ठीक है। अपने नंबर पे। अब आम शहरी जो है जिसको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो शौकीन नहीं है, ठीक एक है। गाड़ी का नंबर चाहिए तो वो कोई भी हासिल कर ठीक है सकता है। जी। नया सिस्टम जो है वो जदीद सिस्टम कितना जो है वो कारामद साबित होगा और शहरियों में जो है वो कितना एतमाद जो है वो इसका आ जाएगा इस हवाले से कि जो जदीद सिस्टम महकमा एक्साइज की तरफ से मुतारिफ करवाया गया है वो ना सिर्फ ये होगा कि गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के हवाले से, बल्कि अगर कहीं मसला आ रहा है, जिसने किसी से गाड़ी ख़रीदी है और फिर भी जो है वो चालान आ रहे हैं, कुछ भी ऐसा उसको इशू फेस करना पड़ा है, तो वो सारी जिम्मेदारी जो है वो उसी शख्स पर ही आएगी। तो महकमा एक्साइज की तरफ से जो जदीद सिस्टम मुतारिफ करवाया गया, इस पर हम बात करें थे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आतिफ परवेज़ हमारे साथ मौजूद थे। आतिफ, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए। बात कर लेते हैं कि इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि काफ़ी दिन से चीनी की कीमत के हवाले से अभी कोई फ़ैसला ही नहीं हो सका कि चीनी की कीमत जो है वो दुकानदार अपनी मर्ज़ी से रखे हुए हैं। अगर दुकानों में मौजूद नहीं है तो उसका भी यही रीज़न है कि दुकानदार की जानिब से मौक़िफ़ सामने आ रहा होता है कि चीनी महंगी मिल रही है तो सस्ती किस तरह से बेच सकते हैं। यानी अगर चीनी की दस्तयाबी की बात कर ली जाए, कीमत की बात कर ली जाए, तो इसका मामला सुलझ ही नहीं रहा। तो वहीं चीनी का जो मसला है काफ़ी दिन से चला आ रहा है और कुछ ऐसे भी SOPs बनाए गए थे कि अगर जो है वो 15 जुलाई से कोई कीमत आई है चीनी की तो वो 15 अगस्त के बाद फिर से तब्दील हो जाएगी। तो चीनी का जो मसला है अभी तक हल क्यों नहीं हुआ, इस पर बात करने के लिए नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जाहिद आबिद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जाहिद, वेलकम कहते हैं आपको जाकर लाहौर में। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। देख रहे हैं कि चीनी जो है वो हर दुकानदार की, पहले तो हम कहते थे कि जो अशिया खुरनोश है, पोल्ट्री मसनूआत हैं, वो गरीब के किचन से बाहर हो चुके हैं, तो अब तो चीनी भी जो है पहुँच में नहीं आ रही है। पहुंच तो एक तरफ रह गई, अब तो मिल नहीं रही है। मतलब एक तो कीमत का मसला होता है, अब दस्तयाबी का भी मसला है, क्योंकि जो फार्मूला हुकूमत की जानब से दिया गया वो इस वक्त आम परचून मार्केट में कामयाब होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हुकूमत की जानब से जो रेट दिए गए हैं और वो बाकायदा हुकूमत ने खुद नहीं दिए, शुगर मिलर्स के साथ मिलकर और बाकायदा जो फ्रीकैन है उनके साथ मिलकर तय किया गया था कि इस रेट पर ये चीज़ें फराहम की जाएंगी। तो उस पर अमल दरामद ना होना, यकीनन जो जिन लोगों ने इस तमाम सिस्टम में शामिल थे उनकी बदनीयती है, इसके अलावा तो हम कुछ नहीं कह सकते कि वो उस बदनीयती के तहत इस वक्त मार्केट में अब हुकूमत की जानब से कहा जा रहा है कि जी मुकर्रर रेट पे चीनी दस्तयाब है, हमने इतने छापे मारे हैं, इतनी चेकिंग की है, इतने जुर्माने किए हैं, लेकिन सूरत हाल ऐसी नहीं है। इस वक्त भी मार्केट में परचून मार्केट की जो सूरत हाल है उसमें आपको, अगर आप किसी आम दुकान पे चले जाते हैं तो वो आपको सीधा सीधा कहेगा जी 190 रुपये फ़ी किलो, 190 रुपये आपको वो रेट बताएगा, अगर वो दुकानदार आपका वाकिफ़ है, अगर उसे ये यकीन है कि आप
ग्राहक हैं, अगर उसे कहीं ये शक पड़ गया कि ये इंतज़ामिया का बंदा है, हमें चेक करने आया है, तो कह देगा ये हमारे पास चीनी ही नहीं है। चीनी ही नहीं अनजान है, ठीक है। लोगों को वो कहते हैं चीनी नहीं है, जो उनका मुस्तकिल ग्राहक हैं, रोज़ आने यानी वाले हैं। दुकानदारों के पास चीनी मौजूद है, लेकिन वो जो है वो सस्ती नहीं बेचना वो चाहते। हाँ, सस्ती नहीं बेचना चाह रहे ना, वो कह रहे हैं जी हम जो होल सेल मार्केट से अगर हम 184 185 रुपये फ़ी किलो लेके आ रहे हैं चीनी, तो हम 173 रुपये या 175 रुपये कैसे बेच दें? बस सीधी सी बात है, इस पे कोई वो दूसरी राय नहीं है कि जब तक होल सेल का रेट वो नहीं होगा जो कि हुकूमत ने मुकर्रर किया है, यानी अगर हुकूमत इस वक्त कह रही है कि 175 रुपये रेट है, तो इसका मतलब है कि होल सेल में 171 रुपये फ़ी किलो चीनी दुकानदार को मिलनी चाहिए। अगर 171 रुपये चीनी मिल रही है, फिर दुकानदार नहीं बेच रहा, तो दुकानदार कसूरदार। अगर 171 रुपये चीनी होल सेल में नहीं मिलती, तो फिर होल सेल डीलर जो है वो उसका कसूरवार है। और अगर 171 से नीचे हम शुगर मिल्स पे चले जाएं, वहाँ पर अगर 167 रुपये फ़ी किलो चीनी शुगर मिल वाला नहीं दे रहा, तो वो फिर कसूरवार है। तो ये पूरी चेन है जिसका आखिरी सिरा जो है वो दुकानदार पे आगे टूटता है, और सबसे कमज़ोर जो समझा जाता है वो दुकानदार समझा जाता है। तो इस वजह से हुकूमत, अब मैंने अभी तक नहीं सुना कि कहीं किसी बड़े डीलर के ख़िलाफ़ कोई ऐसी कार्रवाई हुई हो जिससे उसकी कोई पनिशमेंट तक बात गई हो, कोई गिरफ्तारी हुई, कोई नोटिस जारी हुआ, उसके बाद मामला सेटल हो गया, किसी को एयरपोर्ट पे रोक लिया कि तुम बाहर नहीं जा सकते। लेकिन जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, बाकायदा गिरफ्तारियां हो रही हैं इस बात में, वो दुकानदारों की हो रही हैं। और दुकानदार का ये मौक़िफ़, ये जवाज़ बिल्कुल दिल को लगता है। वो कहते हैं अगर होल सेल से हमें आप 4 रुपये कम पे दिलवा दें, हम 4 रुपये जो हुकूमत ने हमारे मुकर्रर किए हैं, हम वो 4 रुपये किलो अपना मुनाफा रख के, अपने ख़र्चा रख के हम बेचने को तैयार हैं। हुकूमत हमें 120 रुपये दे दे, हम 124 रुपये बेच देंगे। हुकूमत 150 रुपये दे दे, हम 154 रुपये बेच देंगे। तो वो उनका वो उस हद तक बात दुरुस्त है। अब हुकूमत ने मुकर्रर पॉइंट्स भी बनाए हैं, कई ऐसे पॉइंट्स बनाए हैं कि होल सेल वहाँ पर जाए और दुकानदार वहाँ से जाके अपनी चीनी ले ले। लेकिन वहाँ पर भी कहते हैं कि एक थैला, जिसे हम उसकी चीनी की ज़ुबान में कहते हैं कि तो जाहिर जो तर्जुमान प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ हैं, क्या उन्होंने ये तरीका जो अपनाया हुआ है कि दुकानदारों की चालान करें, इवन हम देख रहे हैं गिरफ्तारियां भी हुई हैं, तो यही ज़रिया है कि जो आवाम तक हमने चीनी पहुँचाने का यही सलूशन निकाला हुआ है? बिल्कुल, इस वक्त यही नज़र आ रहा है कि वो सिर्फ अपनी कार्रवाई शो कर रहे हैं कि हमने ये कार्रवाई कर दी है, मतलब उस जो असल मसले की जड़ है उसकी तरफ नहीं जा रहा है कि मसला है क्यों। मतलब एक सीधा सा मौशी असूल होता है डिमांड एंड सप्लाई का। ठीक है। अगर डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक है, मतलब चीनी की किल्लत नहीं है, डिमांड भी बहुत ज़्यादा, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, तो फिर बीच में कहाँ पे गैप आ रहा है? उस गैप को ढूंढने की बजाय, उस मसले को हल करने की बजाय, उस पर सख्ती करने की बजाय, वो बस एक सब अच्छा की रिपोर्ट देने के लिए कि हमने ये रेट मुकर्रर कर दिया है, जो नहीं बेच रहा, भाई क्यों नहीं बेच रहा? किसी को शौक है दुकानदार को कि वो अपना पर्चा करवाए, अपने ऊपर अपनी गिरफ्तारी करवाए, अपने दुकान में छुप कर वो चीनी बेचे। आखिर उसे कोई ना कोई मसला तो है जिसकी वजह से ये सूरत, उस सूरत हाल में उस मसले को ढूंढने की बजाय वो एक ऐसा तरीका ढूंढ रहे हैं कि बस जिससे वो क्या कहते हैं, वो पीरा शीरा जो बनाई हुई है नई, तो ये तो जब बन रही थी हम उस वक्त भी कह रहे थे कि ये चीज़ें इस तरह नहीं चलती। जिस वक्त तक चीज़ों की सप्लाई बेहतर नहीं होगी, सिस्टम बेहतर नहीं होगा, आप जितनी मर्जी फोर्सेस बना लें, ये चीज़ें इस तरह दुरुस्त नहीं होती। मतलब साल ख़त्म होने वाला है, नवंबर में आपका नया क्रशिंग सीजन शुरू हो जाना, लेकिन पूरे साल में आप चीनी मुकर्रर रेट पे और ये हर बार ही चीनी का हम देख रहे हैं इस तरह स्कैंडल बन जाता है, चीनी दस्तयाब भी नहीं होती है, अगर दुकानदारों के पास होती है तो उनको ये मुनासिब नहीं लगता कि हम महंगी चीनी खरीद के सस्ती कैसे बेच सकते हैं। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये कोई इस साल या इन 2-3 महीनों का इशू नहीं है, हर साल यही सिलसिला होता है। कभी ना कभी जब चीनी कहीं वाफर होती है, चीनी सस्ती होने लगती है, जैसे पिछले अभी कोई 130-140 रुपये मिलती रही जी, तो वो हुकूमत ने माशाल्लाह ऐसा काम किया कि जिसे बाहर भेज दें जो फालतू चीनी है, बस वो फालतू चीनी बाहर भेजने की देर थी कि इधर मार्केट में आग लग गई। तो ये चीज़ें जब तक आपकी सप्लाई लाइन बेहतर नहीं होगी, सप्लाई बाहर बेचने की और मंगवाई भी जाना चीनी, हाँ जी, फिर मंगवाने का फैसला हुआ कि जी पहले हमने भेज दी है, तो अब हम मंगवा रहे हैं, चूँकि अब चीनी हमने ज़रूरत पूरी नहीं हो रही, हमें मार्केट में स्टेबल करना है मार्केट को। तो दूसरा यूटिलिटी स्टोर्स थे, वो जब मुनासिब तौर पे चलते थे, कोई बहुत कामयाब तजर्बा वो नहीं था, इस पे कोई शक नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ थी कि आपकी मार्केट के मुतवाज़ी एक और दुकानें मार्केट दस्तयाब थी लोगों को, कि अगर मार्केट में कोई अंधाधुंध महंगाई हो गई है तो यूटिलिटी स्टोर पे जाके उसे एक कंट्रोल्ड रेट पे चीज़ मिल जाती थी, वो भी आपने बंद कर दी है। अब तो बिल्कुल आज़ाद एक मार्केट आपने कर दी है। और हमारे यहाँ माशाल्लाह जो छोटे छोटी पॉकेट्स हैं, छोटे छोटे जिन्हें हम उर्फ़ आम में माफिया कहते हैं, वो इतने ताकतवर हैं कि ये सिस्टम उनके आगे कुछ भी नहीं है।
मतलब इस पूरे साल में अभी तक आप मुकर्रर निर्ख पे चीनी फरोख्त नहीं करा सके, इससे बड़ी नाकामी क्या होगी सिस्टम की। ठीक है, तो ये हुकूमती नुमाइंदे हैं जाहिर, ये कोई और नहीं है, जो कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमत है ना वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो बाहर से आ रहा है, तो इसलिए उस पर काबू पाना मुश्किल है। लेकिन चीनी तो हमारे मुल्क की पैदावार है, उस पर भी काबू नहीं पाया जा सका। और जो शुगर मिल्स के ऑनर की ही हम बात कर ले जाएँ, वो भी तो हुकूमती नुमाइंदों का ही हिस्सा है, तो फिर भी चीनी की शुगर इंडस्ट्री तो ऐसी है कि जिसमें हमें 1 किलो चीनी भी बाहर से मंगवाने की जरूरत नहीं है। मतलब हर साल जो होता है, बहुत कम बीच में ऐसे मौके आए हैं जिससे वाकई हमें शॉर्टेज हो जाती थी, गन्ना नहीं होता था या किसी और वजह से, वरना अक्सर औकात ये होता है कि हमें 1 किलो चीनी बाहर से मंगवाने की जरूरत नहीं है अगर हम अपनी चीनी बाहर ना भेजें तो। ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी चीनी पहले बाहर भेज देंगे, पहले बाहर तो भेज फिर देंगे, तो 10 फिर लाख तो टन चीनी हमारे मुल्क में नायाब होगी, हमें फिर बहरान का मसला रहेगा, बहरान का मसला रहेगा। लेकिन उस बहरान पर भी काबू पाने के लिए अगर आपने कीमत जो भी मुकर्रर करें, आप 190 मुकर्रर कर दें, 170 कर दें, 150 कर दें, उस पर फिर अमल तो होना चाहिए। यानी अगर आप शुगर मिलर्स को साथ बिठा रहे हैं, डीलर्स को साथ बिठा रहे हैं, दुकानदारों को बिठा रहे हैं, इंतजामिया साथ बैठ रही है और आप रेट वो मुकर्रर कर रहे हैं जिस पे अमल ही नहीं हो रहा, तो ये तो सिस्टम का एक नाकामी ऐसे ही है। अभी आपने रेट की बात की है और हमने ये भी सुना है कि जो चीनी की कीमत थी, जैसे अभी रिसेंटली 15 जुलाई के बाद 15 अगस्त तक ये कीमत रहेगी, फिर चेंज हो जाएगी, तो ये किस किस्म का SOP था? जी बिल्कुल, वो जो जब ये शुगर मिलर्स के साथ मामला तय हुआ तो ये तय पाया था कि हर 1 माह बाद चीनी की कीमत में 2 रुपए फी किलो अज खुद इजाफा हो जाएगा। ठीक है, यानी पिछले 15 जुलाई को जो कीमत मुकर्रर की गई थी वो की गई थी 173 रुपए फी किलो परचून मार्केट के लिए। परचून मार्केट 15 अगस्त से उसकी कीमत ऑटोमेटिकली हो जानी थी 175 रुपए फी किलो। अब जो 15 सितंबर होगा उसमें 2 रुपए और इजाफा कर दें, 177 रुपए। ठीक है, लेकिन मसला तो ये है कि आपने कागजों में तो ये लिख दिया सब कुछ, कागजों में बिल्कुल, लेकिन मार्केट में पहले ही 185 190 रुपए बिक रही है, तो ये आपकी कीमत कहाँ गई? तो इसलिए जो अरबाब इख्तियार हैं उनको उस चीज़ का हल ढूंढना चाहिए कि आखिर ये इस तरह हो क्यों रहा है कि हम जो कीमत मुकर्रर कर रहे हैं उस पर अमल क्यों नहीं हो रहा। मतलब अब चीनी एक दुकानदार जो है, जो आम दुकानदार, वो एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 20 नहीं 25 किलो बेच लेगा, वो 3 या 4 रुपए के मुनाफे लेकर या उसको इजाफी बेचकर वो इतना पैसा नहीं कमाता। असल पैसा कमा रहे हैं शुगर मिल्स वाले और डीलर्स, जिनके पास हज़ारों बोरियां और हज़ारों डीलर्स बिल्कुल। और जाहिद चूंकि हर साल ही चीनी का क्योंकि अगर उनके पास 2 रुपए हाँ। चीनी बढ़ जाएगी पड़ी तो उनको लाखों रुपए का एक महीने में फायदा हो जाएगा, पुरानी चीनी खरीदी भी। शुगर मिलर्स के स्टोर्स पे या स्टॉक में जो चीनी पड़ी है लाखों टन, उनको अगर 2 रुपए इजाफा हो जाएगा तो उनका करोड़ों रुपए का इजाफा हो जाएगा उनकी आमदनी में। तो दुकानदार तो चीनी में इतना पैसा नहीं कमाता, वो सिर्फ कहते हैं कि हम तो अपना दुकानदार जो है अपने कस्टमर के लिए रखता है कि कस्टमर ने 4 चीजें और ली, साथ उसने कहा मुझे चीनी भी दे दे, तो हम कहते हैं ये नहीं चीनी ले लें। उसमें चीनी में इनको वाकई 3 से 4 रुपए लेकिन चीनी को नायाब बनाने वाले ही हमारे जो है ये मिडल मैन है, डीलर्स हैं। ठीक है, आने वाले दिनों में चीनी की कीमत हम क्या कह सकते हैं कि 200 से भी तजावुज कर जाएगी, क्योंकि अभी तक इस पे 200 से तो किसी किस्म का जो है वो मीटिंग्स नहीं हम देख रहे हैं, कोई संजीदगी ही नहीं ले रहा है इसको, हुकूमत इस कुत्ते को कैसे सुलझाएगी। मीटिंग के हवाले से याद आया, अब तो इस पे बाकायदा मीटिंग शुरू हो चुकी है कि इस चीज से हुकूमत निकल जाए कि हुकूमत की तरफ से भाड़ में जाए। गन्ना जिस रेट पे बिक रहा है वो शुगर मिल वाला फैसला करेगा कि उसका क्या रेट होगा, जो चीनी का रेट है वो शुगर मिल वाला फैसला करे कि क्या रेट है, उसे बाहर भेजना है नहीं भेजना है, इंपोर्ट करना है, वो भी उसे डीरेगुलेट करने के लिए बाकायदा मीटिंग्स, बल्कि कल भी इस्लामाबाद में एक मीटिंग होनी थी, उसमें भी अब यही फैसले हो रहे हैं कि इस सेक्टर से भी जैसे गंदम से हुकूमत निकल गई है ना कि हमने नहीं खरीदनी, अब आप खुद ही जानो। गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल साइड पर रहना चाह रही है और इस मामले पर बिल्कुल भी संजीदगी का मुजाहिरा नहीं कर रही। यानी आप यही कहें कि अभी तक हमें चीनी की कीमत का तो खैर अता पता नहीं है, दस्तयाबी का भी हमें मालूम नहीं है कि चीनी दस्तयाब ही नहीं है। अगर दस्तयाब है किसी दुकानदार के पास तो वो घबराते हुए बताते ही नहीं कि चीनी है, कहीं मुझे सस्ती चीनी ना बेचनी पड़ जाए। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया जाहिद प्रोग्राम में आने के लिए। अभी वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ ही रहिएगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं, अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको मालूम ही है कि आज जुम्मा है और जुम्मे के रोज़ हमेशा ही जो है वो ख़ास तौर पर सूरत कैफ का भी जो है वो जिक्र करना चाहिए। तो इसी तरह अगर बात कर ली जाए तो दीन इस्लाम की असल बुनियाद मोहब्बत, बर्दाश्त और इंसाफ पर है, लेकिन अफसोस के साथ ये हमें कहना पड़ता है कि आज
हमारे माशरे में मज़हब के नाम पर इंतहा पसंदी ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं। आए रोज़ तौहीन मज़हब के नाम पर कत्ल व गारत के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। ज़रा सी बात पर कुफर और गद्दारी के फतवे लग जाते हैं और इत्तेदाल पसंदी कहीं खो सी गई है। तो ये सोचने की बात है कि आखिर वो नौजवान जिन्हें अमन और रवादारी का पैगाम देना था, वो शिद्दत पसंदी की तरफ क्यों माइल नहीं हो रहे। तो इस जो दीन इस्लाम की असल बुनियाद मोहब्बत, बर्दाश्त, इंसाफ पर है, लेकिन चूँकि हम बात करें कि अफसोस के साथ हमारे माशरे में मज़हब के नाम पर इंतहा पसंदी ने जन्म लिया हुआ है। तो इनकी जड़ें मजबूत क्यों हो रही हैं, इस पर बात करने के लिए सीरत स्कॉलर पीर डॉक्टर तारिक शरीफजादा हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी तरफ चलते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए। बात कर रहे हैं हम कि मजहबी इंतहा पसंदी जो है वो क्या है, आखिर क्यों इस परवान पर चलती चली जा रही है और माशरे में इसके क्या असरात मुरत्तिब हो रहे हैं। बिस्मिल्लाह रब्बिल मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और यकीनन आज का उन्वान जो है ये भी अपने अंदर कई तरह का खैर रखता है और मुआशरे को अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, लोगों के मिजाज में बर्दाश्त का दर्जा जो है वो कम होता जा रहा है और अपनी बात जो है उसको हतमी बात समझने का एक जो मिजाज और रवैया हमारा बनता जा रहा है। मैं समझता हूँ इस माहौल में इस मौजू पर बात करना इंतहाई अहम है। दीन इस्लाम का जैसे आपने ख़ुद अभी तारुफ़ करवाया और हम सब जानते हैं कि ये दीन मोहब्बत और रवादारी है। और इस्लाम क्योंकि उसका सबब ये है कि इस्लाम सिर्फ़ एक मज़हब का नाम नहीं है, क्योंकि मज़हब वो हुआ करता है जिसके अंदर एतकादात और इबादात पर बात की जाती है और वो वहाँ तक महदूद होता है। यानी अकीदा आपको देता है और फिर उस अकीदे के साथ चंद इबादात जो हैं वो वाबस्ता होती हैं। लेकिन इस्लाम क्योंकि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और दीन है, दीन का मतलब होता है अमली तौर पर ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका सलीका। सो इसके अंदर जहाँ इबादात और एतकादात मौजूद हैं वहाँ पर बराह रास्त ज़िंदगी के मामलात और मामूलात को भी ज़ेर बहस लाया जाता है। और जब ज़िंदगी के हकीकी और फितरी तकाज़ों की बात होती है तो ये कैसे हो सकता है कि बर्दाश्त, रवादारी और दूसरों की राय का एहतराम जो है वो एक ख़ास दर्जे पर तरबियत का हिस्सा ना हो। इसीलिए हम देखते हैं कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस कायनात में परवरदिगार आलम की तरफ से सबसे ज़्यादा हिदायत याफ्ता हस्ती थी, जिनके पास सबसे कामिल बात मौजूद थी, लेकिन आपके मिजाज और आपकी ज़िंदगी का जो अहवाल हम तक पहुँचा है उससे हमें ये पता चलता है कि उनके मिजाज के अंदर अपनी बात, अपनी राय और अपने नज़रिए से हट कर दूसरों की बात और उनकी राय को सुनने का किस आला अरफा दर्जे का एहतमाम मौजूद था। यानी आप तसव्वुर कीजिए ऐसा अबू कुहाशा नाम का यहूदी हकीम जो 9 बरस तक लगभग ज़माना अमन के हर दिन हुजूर के पास आता है और यानी बराह रास्त उसके पास जो सवालात हैं उन्हीं सवालात को हर रोज़ दोहराता है। और क्या अजीब मामला है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना उसके सवाल को इतनी तवज्जो और इन्हिमाक के साथ सुनते हैं, गोया पहली दफ़ा सुन रहे हैं, और पूरी तवज्जो के साथ उसको जवाब देते हैं जो तसल्ली बख्श जवाब होता है, और कभी उसकी बात को माइंड नहीं करते उसके ऊपर। यानी असहाब कहते हैं कि हमें जो है वो उसे दूर से आता हुआ देखकर हमारी तबीयतों पर एक जो है ना एक नागवारी आ जाती कि ये अब आएगा और हुजूर का वक्त बर्बाद करेगा। लेकिन सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज ये था कि वो आदमी जो खालिसतन एक जिसे कहना चाहिए एक शरारत की बुनियाद पर जो है वो अपनी शिद्दत पसंदी सरकार दो आलम के सामने रखना चाहता है, हुजूर उसकी बात भी सुनने के लिए आमादा और तैयार नज़र आते हैं। सो हुजूर की ज़िंदगी से हम तक ये पैगाम पहुँचता है कि हमें भी अपने मामलात और मामूलात में लोगों के लिए कुशादगी पैदा करनी चाहिए और जो मुश्तरकात के मामलात हैं ना उन पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जो चीज़ें हमारे और बाकी लोगों के दरमियान मुश्तरक हैं और खैर पर मबनी चीज़ें हैं उन चीज़ों को बुनियाद बनाकर मुआशरे के अंदर जो है वो मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए। आप ये देखें अगर बहुत हम जुज़ियात में चले जाएं तो एक घर में रहने वाले जो लोग हैं, मुआशरा तो एक बहुत बड़े कैनवस पर मौजूद होता है, एक घर के रहने वाले अफराद जो हैं उनके दरमियान भी एक दूसरे के साथ नज़रियाती इख्तलाफ पाया जाता है, कई मामलात पर एक दूसरे से राय मुख्तलिफ होती है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि हमारे घरों में उस तरह का मामला नहीं दरपेश होता क्योंकि हम किसी न किसी दर्जे पर एक गुंजाइश महसूस करते हैं और उस गुंजाइश का नतीजा ये होता है कि हम अपने घर के जो अफराद हैं उनके लिए एक ख़ास दर्जे का एहतराम में इख्तलाफ अपने अंदर पाते हैं। वैसे एक वेस्टर्न स्कॉलर हैं डॉक्टर ल्यूरिन जसलर, उन्होंने इस्लाम की जो चंद खूबियाँ बयान की उनमें से एक खूबी वो ये बयान करते हैं कि सारी दुनिया के जो नज़रियात और अकायद हैं और उनके तहत ज़िंदगियाँ जब भी इंसानों ने करना शुरू की तो उन्होंने इंसानों की तरबियत इस अंदाज में की कि उन्हें
इख्तलाफ करना सिखाया, यानी दूसरों से अपनी बात को इख्तलाफ, बेहतर कैसे बिल्कुल साबित इख्तलाफ करें। लेकिन पर, दीन हाँ, इस्लाम की खूबी ये है कि दीन इस्लाम ने इख्तलाफ करने के साथ साथ एहतराम में इख्तलाफ की तरबियत भी दी है कि आपने दूसरे की बात को कैसे कबूल करना है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। इख्तलाफ पर कुफ्र के जो फतवे हैं, यानी कि इख्तलाफ पर कुफ्र के फतवे का सिलसिला जो है वो हम देख रहे हैं, तो इसको कैसे जो है वो ख़त्म किया जा सकता है, ये कैसे थम सकता है? देखिए, जब हम ये समझ जाएं कि कुरान हकीम हमें रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के जो बदतरीन मुखालफीन हैं, जो बदतरीन नज़रियाती तौर पर मुख्तलिफ लोग हैं, यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नज़रिया जो तौहीद खालिस पर कायम है, वो उसके बिल्कुल बिलमुकाबिल कई सौ कई हज़ार बुतों के मानने वाले लोग हैं। लेकिन कुरान हकीम क्या कहता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अतर से कुरान हकीम की आयत के ज़ैल में क्या पैगाम दे रहा है मुआशरे के लिए। मैं समझता हूँ बज़ाहिर ये हुजूर की ज़ुबान अतर से कुरान की तिलावत हो रही है, अल्लाह का पैगाम पहुँच रहा है, लेकिन ये हर ज़माने के मुसलमानों के लिए इसके अंदर एक मशअल राह मौजूद है। सर अल्लाह परवरदिगार आलम जो है वो हुजूर को ये यानी हुजूर की ज़ुबान से ये दावत और ऑफ़र पेश करता है कि आओ तो हम उस पर बात करते हैं जो तुम्हारे और हमारे दरमियान कॉमन है, जो तुम्हारे और हमारे दरमियान मुश्तरक है, उससे मुकालमे का आगाज़ करते हैं। सो मैं ये समझता हूँ कि जब आप सामने वाले को भी एक इंसान तस्वर करना शुरू करते हैं और उसकी राय को एक इंसान की फ़िक्र के निज़ाम के तौर पर वो अच्छी है या बुरी है, नाकिस है या कामिल है, आपके नज़रियात और अकायद से हमआहंग है या उससे मुख्तलिफ है, ये तो अगला मरहला है ना। बतौर इंसान जो उसका एहतराम है, अगर वो तस्वर के अंदर कायम रहे तो मैं नहीं समझता कि कोई शख्स इस दर्जे पर जाके छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के लिए कुफ्र का फतवा जो है उसको जारी करना शुरू करे। ये जो शिद्दत पसंदी है, मैं ये समझता हूँ जितना दीन रहमत और उसके निज़ाम को इस रवैये ने नुकसान पहुँचाया है, शायद ही किसी और नामुनासिब बात या रवैये ने इस दीन को इतना नुकसान पहुँचाया हो। मुआशरे की जो बाकी सारी खामियाँ हैं, जिसमें सच ना बोलना है, ईमानदारी से गुरेज करना है, बदयांती जो है, ये सारे भी नुकसान पहुँचाते हैं और इस दीन के और इस निज़ाम के चेहरे को मस करते हैं। लेकिन शिद्दत पसंदी इन सब से बढ़कर जो है वो दीन रहमत के लिए नुकसानदेह हो सकती है। और हर ज़माने के मुसलमानों को तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मिजाज से ये यानी तरबियत अता की है कि आपने हद दर्जे तक जो है वो खुशगुमान रहना है और लोगों का एहतराम करते हुए नजर रहना है। साहब, हम देख रहे हैं कि मजहब के नाम पर जो है वो सियासत ने भी शिद्दत पसंदी को बढ़ावा दिया है। असल में मज़हब क्योंकि लोग बड़ा एक हसास मौजू हुआ करता है और लोगों के दिल के बहुत करीब होता है, और मज़हब की बुनियाद पर या मजहबी तारुफ और तशख़्ख़ुस रखने वाला आदमी जब कोई बज़ाहिर बराह रास्त दुनिया से जुड़ी हुई कोई बात जो है वो भी बयान कर रहा होता है तो लोग उसे एक मजहबी पैराए पर ही अहमियत देते हैं, जितना एक मजहबी बात को या दीन से वाबस्ता किसी बराह रास्त बात को जो वो करते हैं अहमियत दी जाती है। हम इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि हमारा दीन जो है इसके अंदर दीन और दुनिया की तो कोई तकसीम मौजूद ही नहीं है। सरकार खत्मी मरतबत ने तो हमें ये पैगाम दिया है कि अगर कोई शख्स खालिस दुनिया का काम इस अंदाज में करता है कि उसमें अल्लाह की रज़ा का पहलू उसके मिजाज और उसके पेश नज़र है, तो दुनियादारी का ख़ास काम जो है वो भी अल्लाह के यहाँ दीन बन जाया करता है। और इसके बिल्कुल बरक्स अगर कोई दीन का काम खा कितना ही खालिस दीन से वाबस्ता कोई अमल क्यों ना हो, अगर उसको करते वक्त करने वाले के जहन में दुनिया कमाना हो, लोगों के बारे दिलों में अपने लिए एक अच्छी राय कायम करना हो, मुआशरे से वाह वाह समेटना हो, अपने लिए इज़्ज़त और एहतराम या अपने कुछ और मकासद हासिल करना हो, तो ऐसी सूरत के अंदर वो खालिस दीन का किया हुआ काम भी दुनियादारी बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह सियासत जो है उस खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा आमाल में से एक अमल है। हुजूर ने इसको पसंद फरमाया, लेकिन कौन सी सियासत को? वो सियासत जो लोगों के दिलों को जोड़ने का जरिया बन रही हो, वो सियासत जो मुआशरे के अंदर खैर की जो रिवायात हैं उनको उनके अहया उनको जारी करने का जरिया बन रही हो, मुआशरे के अंदर जो बुराइयां हैं, गुनाह हैं, इंसानों के साथ अदम अदल है जिसे हम ज़्यादती या जुल्म कहते हैं, उन रवैयों को ख़त्म करने में मददगार हो, ऐसी सियासत का तर्ज अमल जो है वो तो दीन में मुस्तहसन है। लेकिन अगर कोई शख्स दीन की आड़ में सियासत को बुनियाद बनाते हुए लोगों से अपने मकासद के लिए उनकी ज़हन साजी करना चाह रहा हो, तो मैं ये समझता हूँ कि दुनिया के चंद इंतहाई नामुनासिब और कभी अमाल में से एक अमल हो सकता है कि आप दीन को अपने दुनियावी यानी दुनियावी से मुराद उर्फ़ आम में वो दुनियावी जो बहुत ही नापसंदीदा किस्म के मकासद हैं उनके लिए इस्तेमाल करें, और फिर आप नौजवानों के जहन जो हैं वो आलूदा करें, और फिर मुआशरे के अंदर ये ऐसी लड़ाई पैदा हो जाए कि हर घर के अंदर लोग एक आपस में दस्तो गिरेबां हो रहे हों, और भाई सगे भाइयों के दरमियान भी जो है ना वो एक दीवार हायल होना शुरू हो जाए और उनके दिल एक दूसरे से मैले होना शुरू हो जाए। सियासत का तस्वुर तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें ये दिया कि हुजूर तो जब मदीना आते हैं मक्का से, तो
किन हालात और मुश्किलात से वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन हुजूर का मिजाज क्या है कि कुबा के मकाम पर इंतज़ार करते हैं, और मदीने में कई दहाइयों से चलने वाली वो लड़ाई जो औस और खजरज के दरमियान है, हुजूर यानी मदीने के अंदर सियासत का आगाज़ इस अंदाज में करते हैं कि एक इंतहाई यानी शिद्दत वाली और खौफनाक लड़ाई जो है और दुश्मनी जो है उसे दोस्ती में बदलते हुए नजर आते हैं। तो ये जो सियासत है इसको तो मैं समझता हूँ इस तरह के खैर के कामों का जरिया और वसीला होना चाहिए। इसकी इंतहाई नापसंदीदा कभी और बदसूरती ये हो सकती है कि इसे दीन का लिबादा उड़ाकर इसे मिस यूज किया जाए और मुआशरे के अंदर नफरत और अदम रवादारी जो है उसको फरोग देने का जरिया बना जाए। की अगर बात करें तो माशरे में दोबारा इसको किस तरह से जो है हम जिंदा कर सकते हैं, या दोबारा जो है वो माशरे में इसका कैसे मुकाम जो है हम बहाल कर सकते हैं। हम सबको ये पता होना चाहिए कि इंसानी तारीख में सबसे ज़्यादा कामयाब मुबल्लिग जो हस्ती हुई जिसने अपने पैगाम को सबसे मौसर अंदाज में पहुँचाया वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती। और ये सिर्फ बतौर कलमा गो मैं और आप या हमारे सामीन और नाजरीन ही नहीं इससे इत्तफाक करते, बल्कि पूरी दुनिया के सारे गैर मुतासिब जो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि सरकार ख़त्मी मरतबत से बेहतर अपना पैगाम किसी ने नहीं पहुँचाया। और हुजूर का मामूल तो मैंने आपको बताया कि आप जब आपके सामने किसी शख्स की खामी बयान की जाती थी ना कि ये शख्स जो है खामी, इसके अंदर ये खामी है किसी दुश्मन में, किसी अपने नज़रिए से हट के आने वाले बंदे में, तो सरकार दो आलम फ़ौरन उस मजलिस के अंदर उस शख्स की खूबी बयान करके उसकी इज़्ज़त अफजाई पैदा करते ताकि लोगों के दिलों में वो मैल जो है वो एक दीवार की शक्ल इख्तियार न कर जाए। हकीकी ये जो ज़ाहिरी तौर पर नज़रियात में इख्तलाफ की दूरी है ये कहीं दुश्मनी में तब्दील ना हो जाए। आप देखें ना, बदतरीन दुश्मन जो मैदान जंग में हुजूर की जान लेने के लिए आते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो हुजूर के पास पहुँचते हैं तो हुजूर अपने मदीने के असहाब के साथ वो जो जंग करने के लिए आया है, तलवार लेके हुजूर की जान लेने गोया आया है, हुजूर उसकी जो मक्के के अंदर खूबियां देख चुके होते हैं वो बयान करते हुए उसका तारुफ करवाते हैं। तो मैं समझता हूं अगर मुआशरे के अंदर अपने मिजाज और नज़रिए से हटकर जो लोग आबाद हैं जिन्हें आप उर्फ़ आम में नज़रियाती मुखालिफ कहते हैं, हम एक तो हमें इख्तलाफ को इख्तलाफ रखना चाहिए, इसे मुखालफत में तब्दील नहीं करना चाहिए। अगर इस रवैये के साथ आप मुआशरे में आगे बढ़ेंगे तो यकीनन इख्तलाफ राय के साथ साथ एहतराम इख्तलाफ के रवैये पैदा होना शुरू होंगे और मुआशरा एक दूसरे की राय पर कायम रहते हुए, यानी हर फर्द अपनी राय पर कायम रहते हुए भी एक दूसरे के लिए राहत का, आसानी का और फ़रद का जरिया बन सकता है। और यही दीन रहमत का भी पैगाम है। और दुनिया भर के सारे मज़ाहिब ने किसी न किसी अंदाज में इंसानों के इसी एहतराम और इकराम का वो दिया है और दूसरों की खूबियों को कबूल करना ये खुद दीन रहमत का मिजाज। आप देखें कुरान हकीम के अंदर परवरदिगार आलम ने 1/3 हिस्सा, 1/3 से ज़ायद वाक़यात जो है कुरान हकीम के अंदर वो मौजूद हैं जो साबका अक़वाम की खूबियों और खामियों पर निशानदेही करते हैं। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब किसी कबीले से मुकालमा करना शुरू करते तो पहले उसकी खूबियाँ जानते और इब्तदाई गुफ्तगू में उनकी खूबियाँ पहले बयान किया करते। सो हमें भी लोगों के साथ जब मामला करें तो पहले उनकी खूबियों की तरफ नज़र होनी चाहिए, फिर अगले दर्जे पर जहाँ इख्तलाफ मौजूद हो उसे इख्तलाफ के दायरे में रखते हुए मुखालफत के दर्जे पर ले जाए बगैर अपना मौक़िफ़ उनके सामने रखना चाहिए और फिर उसे इतना इस्तेदलाल और वकार के साथ रखा जाए, इतना यानी शाइस्तगी के साथ उसे बयान किया जाए ताकि वो लोगों को आपसे दूर करने का जरिया ना बने बल्कि उनके दिलों में आपके लिए और आपके नज़रिए के लिए एहतराम का जज्बा पैदा करने का जरिया बने। ठीक है जी। दीन इस्लाम की असल बुनियाद मोहब्बत, बर्दाश्त और इंसाफ पर है। इत्तेदाल और जो रवादारी है वो माशरे में दोबारा किस तरह से बहाल हो सकती है? मैं इस पे एक बात और जाते जाते ऐड करता चलूँ, यानी आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज देखें कि आपने जैसे सारे खैर के नज़रियात जो आपसे पहले लोगों के पास मौजूद थे, हत्ता कि जो खैर पर मबनी रिवायात मौजूद थी जो जिनके बारे में असहाब ने पूछा कि ये तो हमसे पहले वाले लोगों की शनाख्त और अलामत के तौर पर थे, हुजूर ने उस सारे खैर को भी कबूल किया। और दुनिया भर के अंदर मुसलमानों की कामयाबी का एक बहुत बड़ा जो एक पहलू ये भी था जिस पर वेस्टर्न स्कॉलर्स ने बड़ी डिटेल से बात की, वो ये कहते हैं कि मुसलमान वाहिद कौम है कि जब इनका नज़रिया बतौर हुकूमत किसी जगह पहुंचा ना जहाँ ये गालिब आए तो इन्होंने उस मुआशरे की खूबियों को सबसे पहले कबूल किया, उनका रद्द नहीं किया, उसे कबूल करते हुए अपनी खूबियां जो है उसको अता की और माशरा मज़ीद बिल्कुल ऐसा ये मज़हबी इंतहा पसंदी माशरे में इसके क्या असरात जो है मुरत्तिब हुए हैं और लेकिन जो है इनको ख़त्म कैसे किया जा सकता है, इन पे काबू कैसे पाया जा सकता है और साथ ही साथ इत्तेदाल और रवादारी को माशरे में कैसे फिर से मजबूत किया जा सकता है, इस पर बात करने के लिए पीर डॉक्टर तारिक शरीफजादा जो कि सीरियस स्कॉलर है हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। सब बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।